हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले फ्री रेडिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो फ्री रेडिकल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आज की क्लास में ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कि जैसे कोई एक एटम है या कोई एक ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब कोई एक एटम है या कोई एक मॉलिक्यूल है, अगर उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक एटम या कोई एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे इसको, ये इथाइल फ्री रेडिकल है और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। जैसे हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और एक ये 7, तो 7 एक ओड नंबर है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक इसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन क्या हो गया, एक फ्री रेडिकल। इसी तरीके से ये मिथाइल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ये बॉन्ड है, एक ये, तो 3 बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड का मतलब कार्बन के अराउंड में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, 6 और एक ये है 7। तो कार्बन के अराउंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन एक ओड नंबर होता है, ओड है तो ये भी क्या है, फ्री रेडिकल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये भी अनपेयर्ड है क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 पेयर हो गए, ये पेयर हो गए, ये पेयर, ये अनपेयर्ड बच गया। इसी तरीके से ये 2 पेयर हो गए, ये पेयर हो गए, ये हो गई, एक ये अनपेयर्ड बच गया। तो ये सारे हमारे क्या है, फ्री रेडिकल्स के एग्जाम्पल है। इसके बाद अभी हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स की फ्री रेडिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहली बात, जब भी किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनते हैं तो फ्री रेडिकल का जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। फ्री रेडिकल बहुत ही थोड़े समय के लिए हमारी रिएक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, बाद में ये आपस में रिएक्शन करके या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर लेते हैं। कहने का मतलब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनका लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है ये क्या है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब फ्री रेडिकल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्राई करता है कि अपने आप को ये पेयर अप कर ले। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर अप करने के लिए पूरी कोशिश करेगा कि कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन और ऑब्टेन कर ले और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है ये पेयर अप हो जाए। तो इसीलिए फ्री रेडिकल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है इनको पेयर अप करने के लिए फ्री रेडिकल्स हमेशा तैयार रहते हैं और किसी भी तरह ये अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना चाहते हैं। इसीलिए रीजन होता है कि फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि दे आर न्यूट्रल। अब फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे अगर मैं क्लोरीन फ्री रेडिकल को लिखना चाहूँ तो ये इस तरीके से लिख दिया, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ तो भी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इनके ऊपर कोई चार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये इस तरह से है, तो इसके ऊपर हम कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं शो करते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर। अब हमें पता है कि फ्री रेडिकल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसा नेचर होता है उस मॉलिक्यूल का, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाता है। तो फ्री रेडिकल्स भी सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल्स कि फ्री रेडिकल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्टूडेंट जो भी हमारे ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल होते हैं जिसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कार्बन एटम पे होता है, तो
इस तरह के जो फ्री रेडिकल होते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हमें अभी तक भी सर्टेनिटी के साथ नहीं पता है कि जिस कार्बन के ऊपर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उस कार्बन की एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ये सर्टेनिटी के साथ हमें नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक मिथाइल रेडिकल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, और एक ये ट्राईफ्लोरो मिथाइल रेडिकल है। इस तरह एक CF3 रेडिकल है और एक मिथाइल रेडिकल है। तो क्या है कि जो मिथाइल रेडिकल होता है ये तो होता है प्लेनर, ये होता है हमारा प्लेनर, और कार्बन की इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। लेकिन वहीं पे ये जो CF3 है ये होता है टेट्राहेड्रल, और ये जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है ये होती है यहाँ पे sp3। तो केमिस्ट्री के अंदर मतलब हमें अभी सर्टेनिटी के साथ कुछ एक्सप्लेनेशंस दी जाती है इसके बारे में भी कि CF3 क्यों टेट्राहेड्रल है और CH3 क्यों प्लेनर है, कुछ एक्सप्लेनेशंस दी जाती है। लेकिन सर्टेनिटी के साथ अभी भी हमें ये नहीं पता है कि जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स होते हैं उसमें कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। लेकिन इन जनरल जो हम मोस्ट ऑफ केसेस में देखते हैं कि जो हमारे एल्काइल फ्री रेडिकल होते हैं उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, कि मोस्ट ऑफ जो हमारे एल्काइल फ्री रेडिकल होते हैं उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और ज्योमेट्री उनकी कैसी होती है, प्लेनर होती है, स्ट्रक्चर उनकी प्लेनर होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हमारा एल्काइल फ्री रेडिकल है इस तरीके से, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होता है इस तरीके से ये। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में, ये जो बॉन्ड एंगल है इन सभी बॉन्ड के बीच में, ये कितना होता है 120 डिग्री के अराउंड होता है, ये 120 डिग्री होता है। ये सभी इन बॉन्ड के बीच में, ये वाले और इसके बीच में भी 120 होगा और इसके बीच में भी 120 होगा। और जब हमने बताया ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो मतलब कार्बन के पास एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं। तो कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। लेकिन एक जो p ऑर्बिटल बच जाता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। और ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होता है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से, ये इस ट्राइगोनल प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा इस तरीके से। और जो हमारा फ्री रेडिकल वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के अंदर। तो ये जनरल हमने यहाँ पे देखा है कि फ्री रेडिकल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है। लेकिन सर्टेनिटी के साथ अभी भी हमें नहीं पता है कि जो कार्बन एटम होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। लेकिन इन जनरल sp2 होती है हमारे एल्काइल फ्री रेडिकल्स की जब हम बात करते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स देखते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को हमने जैसे कार्बोकैटायन कार्बोनाइंस में देखा था हमने कि जब कार्बन के साथ में सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े हो और उस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसको मिथाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। जब कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हो और एक एल्काइल ग्रुप तो वो प्राइमरी फ्री रेडिकल होता है। जब कार्बन के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप और सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हो वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है। जब कार्बन के ऊपर तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप हो और एक भी हाइड्रोजन नहीं हो तो वो टर्सरी फ्री रेडिकल कहलाता है। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं फ्री रेडिकल्स को। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, कि फ्री रेडिकल्स हमारे कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहली बात कि फ्री रेडिकल्स में हमें पता है कि क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और जब हमने ये अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी रिएक्शन में क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नए कोवलेंट बॉन्ड हमारे फॉर्म होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग 2 तरीके से हो सकती है, एक होमोलिटिक क्लीवेज होती है और एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है किसी भी एक कोवलेंट बॉन्ड की तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे A और B के बीच में, ये A और B है, इसके बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है। अगर इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है, होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस कोवलेंट बॉन्ड की जब ब्रेकिंग हो, और ब्रेकिंग इस तरीके से हो कि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को मिल जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम को मिल जाए, तो एक एक इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या बन गए हमारे यहाँ पे, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जब उनकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो हमारे फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद अब किस तरह की रिएक्शन, मतलब क्या रिएक्शन की कंडीशन होनी चाहिए जिसमें फ्री रेडिकल्स के बनने की पॉसिबिलिटी होती है या होमोलिटिक क्लीवेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इन जनरल जो गैसियस फेज वाली रिएक्शन होती है, मतलब जब रिएक्शन दो गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में या गैसियस फेज में जब रिएक्शन होती है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। या फिर जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में जब रिएक्शंस कराई जाती है तो हमारे फ्री रेडिकल्स वहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज होने की टेंडेंसी वहाँ पे ज़्यादा रहती है। एक तो गैसियस फेज में, और जब हम केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शंस को नॉन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं एक वहाँ पे। तो ये 2 रिएक्शन कंडीशन हमारी जनरली होती है फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन के लिए, ये फेवर करती है ये 2 कंडीशन। इसके बाद मेनली हमारे पास 2 तरीके हैं कि रिएक्शन के अंदर 2 तरीके से हमारे फ्री रेडिकल बनते हैं। सबसे पहला क्या है, बाय थर्मल और फोटोकेमिकल होमोलिसिस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कि कोवलेंट बॉन्ड है उसकी होमोलिसिस करवानी है। ये तो हमें पता है कि फ्री रेडिकल कब बनेंगे, जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो होमोलिसिस का मतलब होता है किसी कोवलेंट बॉन्ड का होमोलिसिस का मतलब होता है होमोलिटिक क्लीवेज होना। तो अगर किसी कोवलेंट बॉन्ड का हम होमोलिटिक क्लीवेज करवाते हैं आइदर बाई थर्मल और फोटोकेमिकल। थर्मल का मतलब उसको हीट करके, फोटोकेमिकल का मतलब कंपाउंड के ऊपर हम यूवी रेडिएशन डाल के या उसके ऊपर लाइट रेडिएशन ऐसे डाल के। तो थर्मल का मतलब जब किसी भी कंपाउंड को हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो भी होमोलिटिक क्लीवेज हो सकती है, या किसी भी कंपाउंड पे जब हम हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस डालते हैं तो भी वहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो जैसे ये टेट्रामिथाइल लेड है हमारे पास, ये क्या कंपाउंड है, टेट्रामिथाइल लेड। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होती है और ये लेड बन जाता है हमारा, और 4 मिथाइल रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारा एक बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी यूज करते हैं हम। आगे जब हम रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी कि जो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है कि पेरोक्साइड के अंदर इस तरह का ये जो पेरोक्साइड लिंकेज होती है ये वीक होती है, ये वीक होती है ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर्स। इन लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से ये जो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है ये वीक होता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये जो पेरोक्साइड लिंकेज है इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी इस बॉन्ड की, और इस तरह से 2 बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल बनेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल। तो ये बनता है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे ही नहीं रुकती है। ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा। तो कार्बन के पास एक ऑक्सीजन के पास फ्री रेडिकल आ गया, एक इधर ये कार्बन के पास फ्री रेडिकल आ गया। अब क्या बनेगा इसमें, जैसे इस तरीके से ये एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे। अब ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ये CO2 बन जाएगा। और ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का, ये किस पे आया है, इस कार्बन पे। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा फिनाइल फ्री रेडिकल, या ठीक है, ये फिनाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा। ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बने थे तो 2 ये फिनाइल रेडिकल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब भी हम कोई पेरोक्साइड वाले कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होते हैं, तो उनको हीट करते हैं तो हमारे पास एल्काइल या अराइल फ्री रेडिकल बन जाते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास डाईएसिटाइल टाइप के कंपाउंड होते हैं, उन पे जब हम रेडिएशंस डालते हैं, हाई एनर्जी वाली रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट, इस पर हम डालते हैं तो क्या होता है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाता है और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को। तो इस तरह से 2 एसिटाइल फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म होते हैं।
एक और कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं डाई एल्काइल एजो कंपाउंड्स। एजो का मतलब क्या होता है, ये इस तरह के जो नाइट्रोजन होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको एजो बोलते हैं, मतलब एजा बोला जाता है नाइट्रोजन को। तो ये डाई एल्काइल एजो जो कंपाउंड होते हैं, इनको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आ जाता है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन पे आएगा, ठीक है। और इस बॉन्ड का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो एल्काइल ग्रुप पे जाता है, इस बॉन्ड का भी दूसरा इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप पे जाएगा, तो दो एल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेंगे। और जब नाइट्रोजन के ऊपर ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर पहले था, एक पहले था, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इससे ये वाला, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन गैस, ये रिलीज हो जाएगी और हमारे एल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। तो ये भी एक मेथड होता है फ्री रेडिकल्स जनरेट करने का। इसके बाद बाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लॉस और गेन ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, कि जब कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो इस तरह के रिएक्शंस में भी हमारे फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। जैसे हमारे पास एल्काइल कार्बोक्सिलेट है, एल्काइल कार्बोक्सिलेट को जब हम हीट करते हैं, मतलब जब हम इसको हीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन इस पे है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गया, एक फ्री रेडिकल बन गया। फिर इस पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे या लाइट डालेंगे तो क्या होगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस एल्काइल के पास चला जाएगा और इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। ये एक चीज ध्यान रहे कि जब भी हम फ्री होमोलिटिक क्लीवेज दिखाते हैं तो ये हाफ एरो का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिर्फ ये हाफ एरो ही यूज करी है हर जगह, कंप्लीट एरो का यूज नहीं करेंगे इस तरीके से, सिर्फ हाफ एरो का यूज करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एल्काइल रेडिकल बन जाएगा और प्लस में CO2 गैस यहाँ पे बनेगी। इस तरह की रिएक्शन कहाँ पे होती है, जब हम आगे पढ़ेंगे एल्केन्स के अंदर, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स में, या और भी बहुत सारी रिएक्शन है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस एक रिएक्शन होती है, नेम रिएक्शन कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें इस तरह की रिएक्शंस का यूज होता है जिसमें फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या क्या होते हैं।